फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए उर्दू क्लास में थ्योरी क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें आज के क्लास में आपका जो थ्योरी क्लास है वो है आमोदिश और इक्तिसाब व ज़बान में फ़र्क के बारे में। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग थ्योरी क्लास के साथ साथ पीवाईक्यूज के क्लासेस को भी देखने वाले हैं। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिल पाए और आप इससे फ़ायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से जुड़ करके फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड की गई है। आप वहां से जाकर के संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उर्दू के साथ साथ और भी सब्जेक्ट को केएनई एकेडमी में देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके हमें सपोर्ट करें और केएनई एकेडमी से आप लोग फ़ायदा लें। चलें, आज के क्लास को देखते हैं। आमोजिश और इक्तिसाब व ज़बान के फ़र्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग हिंदी और उर्दू अल्फाज के बारे में बात करेंगे। उर्दू में उसे क्या कहते हैं और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये अल्फाज आपके इम्तिहान में सीटीईटी में काफ़ी काम लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। तो आपकी एक तरफ दिया गया है उर्दू और दूसरी तरफ आपको हिंदी दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले शब्द या वर्ड या अल्फाज या लफ्ज़ को हम लोग देखते हैं कि आमोदिश क्या है। आमोदिश, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम, क्या कहते हैं आमोदिश को? हिंदी में अधिगम कहते हैं। आपको और दिया गया है तरसील। तरसील का माना हिंदी में होता है संप्रेषण, यानी एक दूसरे के साथ बात करना, तरसील करना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। आमोदिश को कहते हैं हिंदी में अधिगम, लर्निंग। अब उर्दू में आपको फिर दिया गया अल्फाज इक्तिसाब या तहसील। इक्तिसाब या तहसील, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे अर्जन। हिंदी में क्या कहेंगे? इसे अर्जन कहेंगे। तदरीस, तदरीस उर्दू लफ्ज है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शिक्षण या अध्यापन। क्या कहते हैं इसको? शिक्षण या अध्यापन। इल्म तदरीस, इल्म तदरीस को हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे शिक्षण शास्त्र कहते हैं इल्म तदरीस को। अब आपको दिया गया है तिफ्ल मरकूज। क्या दिया गया है? तिफ्ल मरकूज, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल केंद्रित विधियां। क्या कहते हैं? बाल केंद्रित विधियां। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं माहिर लिसानियात। क्या है? माहिर लिसानियात, जिसे हिंदी में कहते हैं भाषा विशेषज्ञ। क्या कहते हैं इसे? भाषा विशेषज्ञ कहते हैं माहिर निशानियात को। और हिंदी में इसे भाषा विशेषज्ञ किसको कहते हैं? माहिर निशानियात को कहते हैं। इर्तिका, इर्तिका उर्दू लफ्ज है, इसको कहते हैं हिंदी में विकास। क्या कहते हैं इसे? विकास कहते हैं। इल्म लिसानियात, माहिर लिसानियात को भाषा विशेषज्ञ कहते हैं, लेकिन इल्म लिसानियात ये उर्दू लफ्ज है जिसे हम लोग कहते हैं भाषा विज्ञान। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? भाषा विज्ञान कहते हैं। इशारों की जबान, क्या है? इशारों की जबान है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सांकेतिक भाषा कहते हैं। आवाजों की जबान, आवाजों की जबान को हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्वनियों की भाषा। क्या बोलते हैं? ध्वनियों की भाषा बोलते हैं। किसको? आवाजों की जबान, यानी आवाजों की जबान उर्दू है, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनियों की भाषा। अलामतों की जबान, ये अलामतों की जबान जो है आपका उर्दू है, और इसे हम लोग कहते हैं प्रतीकों की भाषा हिंदी में। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रतीकों की भाषा। समाजी तामुलात, समाजी तामुलात उर्दू है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सामाजिक संपर्क। क्या कहते हैं? सामाजिक संपर्क कहते हैं किसको? सामाजिक तामुलात को। आपके लिए ये सारे जो उर्दू और हिंदी है, ये आपके लिए इम्तिहान में काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर ले। अब चलते हैं हम लोग आगे के क्लास को देखते हैं कि ज़बान क्या है। जो हम लोग ज़बान समझते हैं वो है क्या, आखिर उसके बारे में समझते हैं कि ज़बान है क्या। ज़बान बोलियों के मजमुए का नाम है। ज़बान क्या है फ्रेंड्स? बोलियों के जो है मजमुए का नाम है।
زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے. زبان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ علم لسانیات کہلاتا ہے، یعنی جو ہے بھاشا وگیان کہلاتا ہے. کیا ہے؟ زبان کا مطالعہ علم لسانیات، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندی میں بھاشا وگیان. کیا بولتے ہیں اسے؟ علم لسانیات کو بھاشا وگیان کہتے ہیں، یعنی زبان بولیوں کے مجموعہ کا نام ہے. زبان کا جو مطالعہ ہے وہ علم لسانیات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. زبان جو ہے بات چیت کرنے. کیا ہے زبان؟ اب اس کے بارے میں سمجھتے ہیں. زبان بات چیت کرنے، اپنے خیالات، احساسات، جذبات و تجربات کو لفظوں کے سانچے میں ڈھال کر بولنے کے طریقوں کا نام زبان ہے. زبان جو ہے بات چیت کرنے کے، اپنے خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو، تجربات کو لفظوں کے سانچے میں ڈھال کر کے بولنے کے طریقوں کا نام ہی کیا ہے؟ زبان ہے. زبان جو ہے انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے. کیا ہے؟ ترسیل کا وسیلہ ہے، یعنی سمپریشن کا وسیلہ ہے، سمپریشن کا ذریعہ ہے، مادھیم ہے. کیا ہے؟ زبان کے ذریعے سے ہی جو ہے ایک انسان اپنے خیالات کو دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے، اپنے جذبات کو دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے، اپنے احساسات اور ضروریات کو مکمل طور پر جو پورا کرتا ہے وہ کس کے ذریعے سے ہی؟ زبان کے ذریعے سے ہی. کسی انسان یا کسی ایک بچہ کو کتاب کی ضرورت ہے، جب تک وہ بول کر کے نہیں کہے گا کہ ہمیں اس کتاب کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے، تب تک اس کے لیے وہ کتاب پرووائڈ نہیں کی جائے گی. تو زبان کیا ہے؟ انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے. زبان سماجی تعاملات کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے، یعنی سماجک سمپرک کا جو ہے کیا ہے؟ نتیجہ ہے. زبان کے ذریعے سے ہی آپ سماج میں لوگوں سے جڑ سکتے ہیں، یعنی بول کر کے اپنے خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو ظاہر کر کے، یعنی کس کے ذریعے سے ظاہر کیجیے گا؟ زبان بول کر کے. سماجی تعاملات کا نتیجہ زبان کہلاتا ہے، یعنی جس کا نتیجہ ہے زبان ہے. زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، یعنی بھاشا وگیان کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، جسے ہندی میں کہتے ہیں بھاشا وگیان. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سمجھ لیں. اب فرینڈس، ہم لوگ زبان کے پیدائش کے متعلق جو ہے مختلف نظریات کے پیش کیے گئے ہیں، ان سب کے بارے میں بات کریں گے کہ زبان کے پیدائش کے متعلق مختلف نظریات جو پیش کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں. آپ سبھی ساتھیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر کسی طرح کا بھی کوئی کنفیوز ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کوشش کروں گا. آپ کا جو بھی کنفیوژن ہے آپ ان سبھی کنفیوژن کو ضرور ہم سے کمنٹ کے ذریعے سے ساجھا کریں. آپ کا میں کمنٹ کا جواب ضرور دوں گا. فرینڈس، زبان کے پیدائش کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں. ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی و جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے. ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق جو ہے زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی و جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت کیا ہے؟ گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے. جیسے آپ اپنے خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو، ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو ایک دوسرے انسان کو سمجھاتے ہیں، یا ایک دوسرا انسان آپ کے خیالات کو سمجھتا ہے، آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے، تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر محی الدین قادری زبان کے قادری جو ہے زور کے مطابق زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے جو ہے ان تمام انسان کے احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی و جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے. کیا ہے؟ اور ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے سامنے جس وقت چاہے اپنے ارادے سے اس کو دہرا سکتا ہے. سید احتشام حسین نے ہندوستانی خاکہ میں لکھا ہے، یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زبان کسے کہتے ہیں. سید احتشام حسین کیا کہہ رہے ہیں
ہندوستانی خاکہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زبان کسے کہتے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ، زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جسے انسان اپنا خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سید احتشام حسین کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بتانا ہمارے لیے مشکل ہے زبان کسے کہتے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان آوازوں کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جسے انسان اپنے خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جسے انسان جو ہے اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے، اسے ہی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، زبان کہہ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق زبان آوازوں اور لفظوں کا مجموعہ ہے۔ زبان کیا ہے؟ آوازوں اور لفظوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک زبان بامعنی آوازوں اور لفظوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے خیالات و احساسات اور جذبات کو ضرورت کے مطابق دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بامعنی یا لغوی نہیں ہو پاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بامعنی یا لغوی نہیں ہو پاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ؟ وہ اپنے مطابق کہہ رہے ہیں زبان آوازوں اور لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ زبان بامعنی آوازوں اور لفظوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے خیالات و احساسات اور جذبات کو ضرورت کے مطابق دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور وہ بامعنی یا لغوی نہیں ہو پاتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے دوسرے انسان تک اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، اپنے ضروریات کو، اپنے جذبات کو کے مطابق جو ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ بامعنی یا لغوی نہیں ہو پاتا ہے۔ فرینڈز، ہم لوگوں نے سمجھا کہ زبان کے پیدائش کے متعلق جو ہے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر محی الدین قادری، اس کے بعد سید احتشام حسین، اس کے بعد پروفیسر گوپی چند نارنگ کیا بتا رہے ہیں، ان سب کے بارے میں سمجھے۔ لیکن اب سمجھتے ہیں کہ زبان کی پیدائش کب ہوئی ہے، زبان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اس پر مختلف ماہر لسانیات کے جو اپنے اپنے نظریہ ہیں ان سب کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ سبھی کے لیے پیڈاگوجی سے متعلق جتنے بھی سوالات بنتے ہیں ان سبھی سوالات کے جوابات جب تک آپ تھیوری کلاس کو مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے پیڈاگوجی کے سوالات کو صحیح جوابات میں کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی سوالات کے جوابات کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ساتھیوں، آپ سبھی سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تھیوری کلاس کو مکمل طور پر دیکھیں، آپ کو ہر ایک کلاسز پرووائڈ کی جائیں گی کہ اینی اکیڈمی چینل میں بھی آپ یہاں سے جڑ کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ مگر ایک بات صاف ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے زبان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مگر ایک بات صاف ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ سے زبان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے میں رہ کر زبان سیکھتا ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ سے کبھی بھی زبان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب یہاں اس دنیا میں آتا ہے تو بلکہ وہ جو ہے اپنے ماحول اور معاشرے میں رہ کر کے زبان کو سیکھتا ہے، اور اس کے ماحول میں، اس کے معاشرے میں جو زبان بولی جاتی ہے اسی زبان کو سیکھتا ہے۔ جیسے اگر اس کے ماحول میں گھریلو ماحول ہو یا ان کا جو معاشرہ ماحول ہو اس میں اگر انگریزی بولی جاتی ہے تو وہ انگریزی ہی بولے گا، اگر اس کے معاشرے ماحول میں ہندی بولا جاتا ہے تو ہندی بولا جائے گا، اگر اس کے معاشرے اور ماحول میں جو ہے ان کے جو ماحول ہے اس میں اگر فارسی بولا جاتا ہے تو وہ فارسی ہی بولے گا، یا عربی بولا جاتا ہے تو وہ عربی کو ہی سیکھے گا، کوئی دوسرے الفاظ یا کوئی دوسری زبان کو نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مگر ایک بات صاف ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے زبان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے میں رہ کر زبان سیکھتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی انسانوں میں بھی زبان سیکھی ہوگی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے ابتدائی انسانوں نے بھی کیا ہے؟ زبان سیکھی ہوگی۔ زبان ہمیشہ حالات، وقت اور جگہ کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ زبان کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہے حالات،
वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। आप अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो आपको अलग जबान मिलेगी, आप अलग तरह से बोलेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जबान जो है हालात, वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। जबान के मुंदरजा जेल दो सूरतें हैं, उनके बारे में समझते हैं। जबान की मुंदरजा जेल दो सूरतें क्या है? नंबर 1 जाहिरी सूरत, नंबर 2 मानवी सूरत। अब जाहिरी सूरत और मानवी सूरत क्या है इसके बारे में समझते हैं कि जाहिरी सूरत और मानवी सूरत क्या है जबान के, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। जाहिरी सूरत, अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तराकीब, लफ्ज व नस्र वगैरह, ये सब क्या है? जाहिरी सूरत है। यानी अल्फाज का जो इस्तेमाल है, खूबसूरत तराकीब, लफ्ज व नज्र वगैरह है, तो ये सब क्या है? जाहिरी सूरत है। लेकिन मानवी सूरत क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसमें अल्फाज की माना खूबियां बयान की जाती है। क्या है? मानवी सूरत में जो है अल्फाज की माना खूबियां बयान की जाती है। किसमें? मानवी सूरत में। और जाहिरी सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तराकीब, लफ्ज व नस्र वगैरह है, ये सब क्या है? जाहिरी सूरत है। मानवी सूरत में अल्फाज के माना खूबियां बयान की जाती है। चूंकि जबान जज्बात, ख्यालात और एहसासात के इजहार का जरिया होती है। क्या कह रहे हैं? चूंकि जबान जो है जज्बात, ख्यालात और एहसासात के जरिया का इजहार का जरिया होती है। जबान की कैफियत कमोबेश इंसान व हैवान दोनों में पाई जाती है। जबान जो है कमोबेश जो है उनका जो कैफियत है वो इंसान है और हैवान दोनों में पाई जाती है। मगर इंसानों में ये शय बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। क्या है? इंसानों में ये शय क्या है? मुख्तलिफ, बिल्कुल जो है मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। चूंकि जबान के दो मफहूम है, पहला आवाज और दूसरा इशारा। इंसान में ये जबान दोनों किस्में पाई जाती है, जबकि जानवर सिर्फ आवाज का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स कि जबान की कैफियत जो है कमोबेश इंसान व हैवान दोनों में पाई जाती है, मगर इंसानों में जो है ये शय बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जबान के दो मफहूम है, पहला आवाज और दूसरा इशारा। यानी इंसान में जबान की दोनों किस्में पाई जाती है, जानवर में सिर्फ आवाज ही पाई जाती है। एक जानवर जो है आवाजों के जरिए से दूसरे जानवर तक अपने हालात को बताता है, अपने एहसासात को बताता है, अपने ख्यालात को बताता है। तो इसी तरह से है। और जो इंसान है, इंसान के अंदर जो है वो बोलने के ख्यालात, बोलता भी है, आवाज भी निकालता है और इशारे के जरिए से भी बताता है। जबान की 3 किस्में हैं। अब इन सब के बारे में समझते हैं कि जबान की 3 किस्में क्या क्या है। नंबर 1 इशारों की जबान, नंबर 2 आवाजों की जबान, नंबर 3 अलामतों की जबान। अब इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान क्या क्या है, इन सब के बारे में समझते हैं। इशारों की जबान के बारे में समझते हैं कि इशारों की जबान क्या है। जब हम अपने जिस्म के अज़ा के हरकत के जरिए अपने एहसासात और जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। ये मरहला ज़बान की नशो-नमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़माना कदीम से होता आ रहा है। माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की ज़बान आवाज़ों की ज़बान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। आम तौर पर इशारों की ज़बान 3 तरह की होती है। फ्रेंड्स, इशारों की ज़बान क्या है? जब हम अपने जिस्म के एज़ा के हरकत के ज़रिए से अपने एहसासात, जज्बात, ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इशारा कहते हैं। यह मरहला ज़बान की नशोनुमा का क्या है? पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़माना बहुत ही कदीम से होता आ रहा है। माहिर लिसानियात का जो मानना है, जो भाषा विज्ञान है, उन लोगों का मानना है कि ज़बान जो है आवाज़ों की ज़बान कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। आम तौर पर इशारों की ज़बान 3 तरह की होती है। अब इशारों की भी ज़बान कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। सबसे पहले हम लोग ज़बान की 3 किस्में समझे। अब समझते हैं कि इशारों की ज़बान की 3 किस्में वो क्या क्या है। नंबर 1 बसरी। सबसे पहले बसरी के बारे में समझते हैं कि बसरी क्या है। जिसे हम आंखों से देखते हैं। बसरी मतलब जिसे हम आंखों से देखते हैं, जैसे चेहरा, आंख वगैरह वगैरह। अब समझते हैं हम लोग समाअत, यानी इशारों की आवाज। समाअत किसे कहते हैं? यानी इशारों की आवाज। क्या है? यानी इशारों की आवाज जिन्हें हम सुनते हैं, जैसे हॉर्न बजाना, दस्तक देना वगैरह वगैरह। लम्स
यानी छू कर इशारा करना। लम्स क्या है? छू कर, जिसे चुटकी काटना, हाथ दबाना, कहनी मारना वगैरह क्या है? ये सब लम्स है। यानी किसी को छू कर बताते हैं, इशारा करते हैं, उनको कहनी मारकर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो ये क्या है? कहनी मार करके उनको बताते हैं कि तुम यहाँ पर सुधार करो। तो लम्स यानी जिसे छूकर, समाअत यानी जिसे सुनकर, आवाज यानी इशारों के जरिए हम सुनते हैं, समाअत करते हैं। बसरी जिसे हम आंखों से देखते हैं, जैसे चेहरा, आंख वगैरह, ये सब हो गया बसरी। अब आवाज़ों की ज़बान जो है उनके बारे में समझते हैं। उसके सबसे पहले हम लोग इशारों की ज़बान के बारे में समझे। अब आवाज़ों की ज़बान क्या है उसके बारे में समझते हैं कि आवाज़ों की ज़बान होता क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। क्या है? आवाज़ों की ज़बान जो है इसका मतलब क्या होता है? कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसके माना को समझता है और सीखता है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। ज़बान सीखना क्या है? एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चे का जो है अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान ज़रूर बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाज़ों को नकल करके, बच्चा क्या है? उन्हीं आवाज़ों की नकल करके आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है। क्या करता है? आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। यानी आवाज़ों की ज़बान क्या है? इसका जो मतलब है, कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान ज़रूर बोलता है। बच्चा उन्हीं आवाज़ों की नकल करके आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीख जाता है। एक बच्चा जो है उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई ज़रूर ज़बान बोली जाती है, उस ज़बान को वो बच्चा नकल कर लेता है और दोहराता है और क्या करता है? ज़बान सीख जाता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। अब चलते हैं इशारों की ज़बान समझ गए जिसकी 3 सूरतें हैं, बसरी, समात, लम्स। आवाज़ों की ज़बान समझ गए। अब अलामतों की ज़बान को समझते हैं कि अलामतों की ज़बान क्या है। किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज़ या आवाज़ उसके माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बगैर अधूरी है। साथियों, अलामतों की ज़बान जो है किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वह लफ्ज़ या आवाज़ उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीरी शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए, तहरीर क्या है? वो लिखा हुआ चीज़ है, जब तक उसको पुकारा ना जाए, उसको बोला ना जाए तो वो बेजान है। इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बगैर क्या है? अधूरी है। जो तहरीरी चीज़ें जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं लफ्ज़, जब तक इस लफ्ज़ को हम बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो ये लफ्ज़ क्या है? इसका माना अधूरी है, ये बगैर आवाज़ के क्या है? अधूरी है। अब समझते हैं बोली क्या है फ्रेंड्स। बोली के बारे में समझते हैं। ज़बान की इब्तिदाई शक्ल होती है। बोली क्या है? ज़बान की इब्तिदाई शक्ल होती है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है उसके तलफ़्फ़ुज़, लहजे और ज़ख़ीरा अल्फाज में तब्दीली आने लगती है। आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि मख़सूस जोग्राफियाई हदूद में बगैर असूल व कवायद के अवामी ज़रिया इज़हार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान ही बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बाली कहलाती है। इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े सभी बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बोली का दायरा महदूद होता है। माहौल, इलाका और तमद्दुन की तब्दीली से बोली भी बदलती रहती है। क्या कह रहा है? माहौल, इलाका और तमद्दुन की तब्दीली से बोली भी बदलती रहती है। साथियों, आज के क्लास में हम लोग ने जो देखा आवाज़ों के बारे में और उर्दू और हिंदी लुग़त को भी देखा। लफ्ज़ अल्फाज का जो उर्दू अल्फाज या लफ्ज़ है उनका जो माना हिंदी में क्या होता है उसके बारे में भी देखा। अगर साथियों आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपना कन्फ्यूज़न कमेंट के ज़रिए से हमें बता सकते हैं। मैं उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कोशिश करूँगा। आप सभी को बताना चाहूँगा
कि आप लोगों के लिए केएनई एकेडमी जो डिजाइन किया गया है वो धीरे धीरे सभी क्लासेस को लेकर के आने का है। इसलिए आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जुड़ करके हमें सपोर्ट करें, और आप सभी साथियों का सपोर्ट, आप सभी साथियों का फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम आपके फीडबैक के जरिए से ही हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, आप अपना फीडबैक हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या सुधारने की जरूरत है, तो हम जरूर फिर अपने आप में सुधार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका फीडबैक हमारे वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सभी चीज़ों पर डिपेंड है कि आपको किस तरह से मिल पा रहा है, आपको किस तरह से हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके फीडबैक के ज़रिए से ही हमें पता चलता है। इसलिए साथियों, आप कमेंट के ज़रिए से अपना फीडबैक दें, आपको किस तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी साथी का यहाँ तक बने रहना बहुत ही हमारे लिए अहम है, इसलिए आप सभी साथी ज़रूर यहाँ तक बने रहें और क्लासेस को मुकम्मल तौर पर, थ्योरी क्लास हो या पीवाईक्यूज क्लास हो, आप ज़रूर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करें, जहाँ से आप हर एक चीज़ का एक एक चीज़ को फ़ायदा में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।